विच इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज? दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? द हिमालयाज, द रॉकी, द एंडीज, द आल्प्स। यहाँ आंसर हो जाएगा 3, द एंडीज। एंडीज पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगर हम बात करते हैं मैप पे तो ये है दक्षिण अमेरिका, और दक्षिण अमेरिका में ये आपको जो रेड कलर से दिख रहा है एंडीज पर्वत श्रृंखला को बताया गया है, जो पूरे ही दक्षिण अमेरिका में ऊपर से नीचे तक है, और यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, इसे ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, इन इंडिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन, यानी भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? आपको ऑप्शन मिलता है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, राजस्थान। यहाँ आंसर हो जाएगा 3, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं, उसके बाद पश्चिमी घाट में कुछ जगह है जहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। अगर हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें उष्णकटिबंधीय वर्षावन की, तो इसके प्रमुख वन होते हैं महोगनी, एबोनी, रोजवुड। इस 3-4 इन्फॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन के परिप्रेक्ष्य में। देयर आर मेनी हार्बर्स एंड पोर्ट्स इन अटलांटिक ओशियन बिकॉज, यानी अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन है क्योंकि। आपको पहला ऑप्शन मिलता है देयर इज लार्ज वॉल्यूम ऑफ सी ट्रेड बिटवीन द यूएसए एंड यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोप के बीच भारी मात्रा में समुद्री व्यापार होता है। दूसरा ऑप्शन है फिशरी इंडस्ट्री इज फ्लोराइजिंग इन द अटलांटिक ओशियन, यानी अटलांटिक महासागर में मत्स्य उद्योग विकसित हैं। तीसरा ऑप्शन है द कोस्ट लाइन ऑफ द अटलांटिक ओशियन इज हाईली इंडेंटेड, यानी अटलांटिक महासागर की जो तट रेखा है वह बहुत अधिक दंतुरित है। चौथा ऑप्शन है द कोस्ट लाइन ऑफ द अटलांटिक ओशियन इज वेरी शैलो, यानी कि अटलांटिक महासागर की जो तट रेखा है बहुत अधिक छिछली है। इसका आंसर हो जाएगा 3, अटलांटिक जो ओशियन है उसका कोस्ट लाइन जो है तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है, इंडेंटेड है, और इस कारण अटलांटिक महासागर में जो है बहुत अधिक पोताश्रय और पतन है। ठीक है, बुक में साफ साफ जो है ऐसे चित्र बनाकर बताया गया है कि अटलांटिक महासागर जो है बहुत ही अधिक कटा फटा है, इसलिए जो है यहाँ बहुत अधिक पोताश्रय और पतन होते हैं। ड्यूरिंग द रिट्रिएटिंग मानसून पीरियड द मॉइस्चर लेडन विंड्स ब्लो फ्रॉम, यानी लौटते मानसून के समय जो आर्द्र पवनें बहती हैं वो किधर से किधर बहती हैं? आपको पहला ऑप्शन मिलता है वैली टू प्लेन्स, यानी घाटी से मैदान की ओर। दूसरा ऑप्शन लैंड टू सी, यानी स्थल से समुद्र की ओर। तीसरा ऑप्शन सी टू लैंड, यानी समुद्र से स्थल की ओर। चौथा ऑप्शन प्लेट्यू टू प्लेन्स, यानी पठार से मैदान की ओर। यहाँ 4 का आंसर हो जाएगा 2, लैंड टू सी, यानी जब मानसून लौटता है और उस समय जो आर्द्र पवनें बहती हैं वो स्थल से समुद्र की ओर बहती है। यहाँ एक इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा कि मानसून के लौटने के समय जो आर्द्र पवनें हैं वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आकर वर्षा करती है। ये पूछा जा सकता है कि लौटते मानसून के समय वर्षा किस प्रदेश में, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इसे ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 5वां क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लंग्स ऑफ द अर्थ, यानी कि निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? आपको पहला ऑप्शन मिलता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ ब्राजील, यानी ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को। दूसरा ऑप्शन मिलता है ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल अमेरिका, यानी मध्य अमेरिका के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को। तीसरा टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ चाइना, चीन के शीतोष्ण सदाबहार वन को। चौथा ऑप्शन टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट ऑफ चिली, यानी चिली के शीतोष्ण पर्णपाती वन को। यहाँ आंसर हो जाएगा 1, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ ब्राजील को पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। बुक में सीधे सीधे तौर पर इस चीज़ को क्या आप जानते हैं कि बॉक्स में बताया गया है कि जो ब्राजील का ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, वो बहुत ही अधिक घना और हरा भरा है, इस कारण इसे हम पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जानते हैं। क्योंकि ये क्या करता होगा, बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को लेता होगा और ऑक्सीजन को छोड़ता होगा। ओके, विच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? गंगा रिवर बेसिन, नील रिवर बेसिन, मिसिसिपी रिवर बेसिन या अमेजन रिवर बेसिन? इसका आंसर हो जाएगा 4, अमेजन रिवर बेसिन जो है विश्व का सबसे बड़ा रिवर जो है नदी बेसिन है। तो यहाँ मैप में जो है आपको बताया जा रहा है अमेजन बेसिन के विषय में। देखिए यह है दक्षिण अमेरिका, और दक्षिण अमेरिका में ये जो क्षेत्र है जो आपको दिख रहा है ये अमेजन बेसिन का क्षेत्र है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। बॉडीज डैट डू नॉट हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट बट दे आर लीट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स एंड आर नोन एज, यानी कि ऐसे पिंड जिनमें अपनी उष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? आपको ऑप्शन मिलता है स्टार्स यानी तारे, कॉन्स्टेलेशंस यानी तारामंडल, प्लैनेट्स यानी ग्रह, सेलेस्टियल बॉडीज यानी खगोलीय पिंड। यहाँ ऑप्शन हो जाएगा 3, ग्रह या प्लैनेट्स। ये ग्रह या प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनके पास अपनी उष्मा व प्रकाश नहीं है, ये तारों के उष्मा और प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, यहाँ आंसर हो गया 7 का 3। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज, भारत की मानक देशांतर है। आपको ऑप्शन मिलता है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर। दूसरा ऑप्शन है 82 डिग्री 50 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यानी कि 82 डिग्री 50 मिनट पूर्व देशांतर। तीसरा ऑप्शन है 82 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यानी 82 डिग्री पूर्व देशांतर। चौथा ऑप्शन है 83 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यानी
83°30' पूर्व देशांतर। इसका आंसर हो जाएगा 82° पूर्व देशांतर को भारत का मानक याम्योत्तर नाम दिया गया है, जाना जाता है। When rock fragments get compressed and hardened to form layers of rocks, they are known as, यानी कि जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाते हैं उन्हें कहते हैं। एक में इग्नियस रॉक्स यानी आग्नेय शैल, दो में मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी कायांतरित शैल, तीन में सेडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी शैल, चार में प्राइमरी रॉक्स यानी प्रारंभिक शैल। यहाँ आंसर हो जाएगा 3, अवसादी शैल या सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं जब इस प्रकार से लेयर वाले जो है रॉक बनते हैं। ठीक है, और जब भी अवसादी शैल या सेडिमेंट्री रॉक्स की बात आए तो आप इसके उदाहरण के रूप में बलुआ पत्थर को ध्यान रख सकते हैं, सैंडस्टोन को, और फिर फॉसिल या जीवाश्म इसमें पाए जाते हैं। ये कुछ 1-2 इन्फॉर्मेशन इसके जो है परिप्रेक्ष्य में आप ध्यान में रख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। आपको ऑप्शन मिलता है फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन, विंड यानी पवन, सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा, टाइडल एनर्जी यानी ज्वारीय ऊर्जा। यहाँ आंसर हो जाएगा 1, फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन जो है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। बाकी जो तीनों हैं ये तीनों ही गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के एग्जाम्पल हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द मोस्ट आइडियल लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स, निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए आदर्श है। आपको ऑप्शन मिलता है ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल, आयनोस्फेयर आयन मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल या एक्सोस्फेयर बाह्य मंडल। यहाँ आंसर हो गया 3। कई बार हम लोग देख चुके हैं कि स्ट्रेटोस्फेयर जो है समताप मंडल आदर्श स्थिति है वायुयान के उड़ान के लिए, क्योंकि मौसम संबंधी घटनाएं यहाँ नहीं घटती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट्स डू नॉट हैव अ डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ शेडिंग लीव्स एंड देयरफॉर डू नॉट एवर लुक वेयर, यानी कि निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता और इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते हैं। आपको ऑप्शन मिलता है 1 में ट्रॉपिकल डिसिडुअस उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, 2 में ट्रॉपिकल एवरग्रीन उष्णकटिबंधीय सदाबहार, 3 में टेम्परेट एवरग्रीन शीतोष्ण सदाबहार, 4 में टेम्परेट डिसिडुअस यानी शीतोष्ण पर्णपाती। इसका आंसर हो जाएगा 3, ट्रॉपिकल एवरग्रीन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये जो है हमेशा ही सालों भर हरे भरे होते हैं, क्योंकि इसके सभी वृक्ष एक साथ अपने पत्तियों को कभी नहीं गिराते हैं। मोर देन 80% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड लिव्स इन, यानी कि विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है कहाँ, एशिया एंड अफ्रीका में, एशिया एंड साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया में, एशिया एंड यूरोप में। यहाँ आंसर हो जाएगा 1, एशिया एंड अफ्रीका में बहुत अधिक पॉपुलेशन है, 80% से अधिक जनसंख्या यहाँ निवास करती है। अगला प्रश्न है रीड सम पॉइंट्स अबाउट द अटलांटिक ओशियन, यानी कि अटलांटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित तथ्य को पढ़े और उत्तर दे कि इनमें से कौन सा सही है। पहले हम लोग ए ऑप्शन को पढ़ते हैं। पूछ रहा है इट इज एस शेप्ड, यानी कि जो अटलांटिक महासागर है वो अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो हम यहाँ सही का आकार लगा देंगे। बी है इट्स कोस्ट लाइन इज स्मूथ एंड स्ट्रेट, इसकी तटरेखा सरल रेखीय व निर्बाध है, ये गलत है। इसकी जो तटरेखा है हम लोगों ने पढ़ा था बहुत अधिक दंतुरित है, इंडेंटेड है, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा इट इज़ द बिगेस्ट ओशियन फ्रॉम कमर्शियल व्यू पॉइंट, व्यापारिक दृष्टिकोण से यह बहुत ही व्यस्त महासागर है, तो ये सही है। अब देखिए ए और सी सही हो गया, बी गलत हो गया। नीचे पूछ रहा है विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ट्रू पूछ रहा है, तो पहला और तीसरा ट्रू है, तो यहाँ आंसर हो गया 3, ओनली ए एंड सी, केवल ए और सी। ठीक है। मोस्ट सुटेबल स्टेटमेंट अबाउट बायोस्फीयर इज, जैवमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है, कौन सा है। आपको ऑप्शन दिया जा रहा है 1 में मैंस इमीडिएट सराउंडिंग्स यानी मनुष्य का तात्कालिक परिवेश, 2 में प्लांट एंड एनिमल किंगडम पौधे और पशु जगत, 3 में लैंड वाटर एयर प्लांट्स एंड एनिमल्स भूमि जल वायु पौधे और पशु, 4 में वेरियस डोमेन्स ऑफ इन्वायरमेंट पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल। यहाँ आंसर हो जाएगा 2, प्लैनेट एंड एनिमल किंगडम पौधे और पशु जगत। ठीक है।